इस वीडियो में हम उमूर तबैया के टॉपिक अखलात को स्टार्ट करने वाले हैं। अब अखलात को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं, यानी अखलात का कॉन्सेप्ट क्या है और इसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट से रिलेट करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम क्या होता है। यानी जब भी हम ब्लड को लेते हैं किसी टेस्ट ट्यूब में और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं ब्लड का, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 45% टोटल ब्लड का हमें एरिथ्रोसाइट्स मिलते हैं, 55% प्लाज्मा मिलता है और एक बफी कोट होता है जिसमें ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। अब जो ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल इसी तरीके का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं एक यूनानी कॉन्सेप्ट को भी। अब यूनानी में ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। तो यूनानी में हम देखेंगे कि जब भी हम फर्स्ट के ज़रिए यानी वेनिसेक्शन के थ्रू खून को लेते हैं, यानी जब भी खून को हम किसी बर्तन में लेंगे तो हम देखेंगे कि एक जुज़ यानी इसका एक पार्ट जो होगा जो जर्द होगा यानी येलोइश कलर का होगा, वो झाग की शक्ल में हमें ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। यानी जब भी हमने ब्लड लिया और उसको किसी बर्तन में लिया तो हम देखेंगे कि जर्द रंग का यानी जर्द कलर का झाग की शक्ल में हमें ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा, उसी को हम सफ़रा बोलते हैं। तो अखलात में पहला जो है हमें सफ़रा दिख गया। दूसरा हम देखेंगे कि एक जूस यानी एक पार्ट ऐसा होगा जो जमे हुए सुर्ख लोथड़े की तरह होगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दम बोलते हैं। यानी जो जमा हुआ होगा तो हमें क्लॉट की तरह, जैसे हम क्लॉट कहते हैं लोथड़ी की तरह होगा, इसी को हम दम बोलते हैं। और इसी तरीके से एक और चीज़ हम देखेंगे कि अगर इसी को हम ऐसे बर्तन में लेते हैं जिसमें गर्म पानी होता, यानी जो अभी तो हमने ऐसे ही नॉर्मली खून को लिया था, लेकिन अगर खून को हम ऐसे बर्तन में लेते हैं जिसमें क्या होता, गर्म पानी होता, तो हमें दो किस्म और देखने को मिलती। वो क्या होती, पहला अज़ा ज़ाहिर होता जो एक सफ़ेद जुज़ होता जो अंडे की सफ़ेदी की तरह होता, यानी जो हमारा एग जो होता है, एग वाइट जो होता है बिल्कुल उसकी तरह होता है, यानी जो सफ़ेद होता। तो एक पार्ट होता जो सफ़ेद होता है, इसको हम बलगम बोलते। और फोर्थ चीज़ हम देखेंगे कि दूसरा एक स्याह गलीज़ यानी थिक हमें चीज़ दिखने को मिलेगी जो नीचे बैठी हुई होगी, यानी नीचे तैनशी होगी, यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे आ गई होगी, इसी को हम सौदा बोलते हैं। और ये कैसा होगा, ये स्याह होगा यानी ब्लैक होगा। तो हमने इस हिसाब से देख लिया कि अप्रॉक्सीमेटली हम देखेंगे कि 4 हमें अखलात मिल जाएंगे जिसको हम कहते हैं दम, बलगम, सफ़रा और सौदा। ये 4 हमें अखलात मिल जाएंगे और इन्हीं से रिलेटेड हमें 4 कलर, यानी हमें 4 अखलात को 4 कलर से रिलेट करना है। तो सफ़रा जो है येलोइश कलर का जर्द होगा, दम जो है रेड होगा, बलगम जो है ये वाइट होगा और सौदा जो है ये ब्लैक होगा। अब हम अखलात को धीरे धीरे करके पढ़ते हैं और इसको और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अब हम अखलात को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे कि अखलात को हम क्या कह सकते हैं, हम इनको ह्यूमर्स कह सकते हैं। अब अखलात जो है वो क्या होगी, खिल्त की जमा होगी। जो खिल्त वर्ड है इसकी जो जमा होगी वही अखलात होगा। तो लफ्ज़ खिल्त के मानी, यानी खिल्त के मीनिंग क्या है, तो लफ्ज़ खिल्त के मानी मिली जुली चीज़ के हैं। तो अगर हम इसका मीनिंग देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि मिली जुली चीज़ के मीनिंग में आता है खिल्त। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उरुके दम्बिया में यानी जो वेसल्स होते हैं चूँकि खून, बलगम, सफ़रा और सौदा बाहम मिले होते हैं। तो जैसा इससे पहले अभी हमने देखा था कि जो अखलात हैं वो 4 हैं, एक खून, एक बलगम, एक सफ़रा और एक सौदा। तो क्योंकि ये 4 हैं और ये चारों मिले हुए हैं तो इसी वजह से हम ऐसा समझ सकते हैं कि इसी वजह से इनको क्या कहते हैं, मिली जुली चीज़ के मीनिंग में इसको ले जाता है। तो खिल्त के मतलब जो है वो मिली जुली चीज़ के हैं और जो हमारे वेसल्स होते हैं यानी उरुके दम्बिया होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये चारों चीज़ें मिले हुए होते हैं। तो इसीलिए इनको अखलात कहा जाता है क्योंकि ये मिले जुले होते हैं। और इस खून के इस मजमूए की बिना पर कहा जाता है कि इस मजमूए में खून यानी दम दीगर अखलात के मुकाबले में गालिब होता है और इस मजमूए का रंग सुर्ख होता है। तो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्योंकि ये चारों के चारों जो खिल्त हैं वो इसमें मिले हुए हैं वेसल्स में, तो उसके बावजूद हम इसको खून क्यों कहते हैं, क्योंकि खून तो खुद एक खिल्त है, एक है, 4 में से एक खिल्त है, तो फिर भी हम इसको खून क्यों कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस मजमूए को हम खून इसलिए बोलते हैं क्योंकि खून जो होता है वो दीगर अखलात के मुकाबले में गालिब होता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कह सकते हैं, ज़्यादा गालिब है, यानी इन सब के ऊपर गलबा पा रखा है इसने, इन सब से सुप्रीम है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मजमूए का रंग सुर्ख है। और सेकंड चीज़ हम ये भी देख सकते हैं क्योंकि जब हम पूरे खून को एक साथ में देखते हैं तो इसका जो कलर हमें मिलेगा वो रेड कलर का दिखेगा, तो इस वजह से हम इसको खून के नाम से जानते हैं। यानी 2 बातें हैं, पहला खून जो है इन सभी पे गलबा पा के रखता है और दूसरा जो रेड कलर का हमें खून देखने को मिलता है, यानी इन चारों के मजमूए के साथ में भी अगर हम इसे देखेंगे तो हमें रेड कलर का ही दिखेगा, तो इस वजह से हम इसको खून के नाम से जानते हैं। वैसे हमें ध्यान में रखना है कि चारों चीज़ें मिली हुई हैं। अब आगे हम देखेंगे कि तिब के उसूल इलाज में उसूल नुज वो इस्तफराग जो तमाम खिलती और मादी अमराज के सिलसिले में एक कामयाब तरीन उसूल इलाज है।
तो हम देखेंगे कि जो नुस्ख का कॉन्सेप्ट और इस्तफराक का कॉन्सेप्ट जो है उसूल इलाज के लिए, यानी इलाज को हम किस तरीके से हम इलाज करने वाले हैं अगर हमारे पास में बीमारी आती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले से ही जानते हैं या फिर अगर आप नहीं जानते तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो नुस्ख होता है, नुस्ख के मानी जो है वो कंकोक्शन है, यानी पकाना, या फिर हम इसको मैच्योरेशन कह सकते हैं। तो मेनली होता क्या है, हमारी जो बॉडी होती है उसमें हर चीज़ नॉर्मल पे अगर रहती है तो हमारी बॉडी बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन अगर उसमें खराबी आती है, उसमें प्रॉब्लम आती है, तो हमें क्या होता है, उसमें चेंजेस करके उसको बदन से बाहर निकालना होता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस्तफराग। यानी इस्तफराग का मतलब क्या होता है, इवैक्यूएशन, यानी हमारी बॉडी से उस चीज़ को बाहर निकालना है। तो नॉर्मली अगर कोई सी चीज़ हमारी बॉडी में प्रॉब्लम कर रही है तो हम उसको बाहर निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं कि जो स्टूल होता है, हमें उसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, क्योंकि वो हमारे काम की चीज़ नहीं होती, वो हमारे लिए वेस्ट होती है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि इवैक्यूएशन होता है। और नुस्ख की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, यानी कंकोक्शन और मैच्योरेशन, इसको हम कहते हैं पकाना, ताकि जो चीज़ है वो काबिल इखराज हो जाए, यानी उसको बाहर निकालना ईजी हो जाए। जैसा हम देखते हैं कि अगर कोई सी चीज़ बहुत ज़्यादा थिक है यानी गलीज़ है, तो हम उसको क्या करेंगे, अगर वो बहुत ज़्यादा थिक है, गलीज़ है, तो हम उसको रकीक कर देंगे, यानी पतला कर देंगे। और अगर वो ज़्यादा थिन है तो हम उसको हल्की सी उसमें गलजत पैदा कर देंगे, यानी थिक, थोड़ी सी ज़्यादा थिक कर देंगे, तो वो आसानी से नॉर्मल कंडीशन में आकर बाहर निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमारा उसूल इलाज होता है कि हम चीज़ों को, जो चीज़ हमारे लिए दिक्कत होती है उसको हम बाहर निकालते हैं और कंकोक्शन का प्रोसेस करते हैं, यानी नुस्ख करते हैं, ताकि हम मर्ज़ का इजाला कर सकें। तो अब इसका दारोमदार जो है अखलात ही पर होता है, यानी अखलात से ये कॉन्सेप्ट रिलेटेड होता है। चुनांचा तशखीस यानी डायग्नोसिस के बाद में तबीब को ये तशखीस करना ज़रूरी होता है कि बदन में किस खिल का गलबा है और किस खिल के अंदर फसाद पैदा हुआ है। तो जब भी हम डायग्नोसिस कर रहे होंगे डिजीज़ का, यानी अगर कोई मरीज़ हमारे पास में आता है, हमें उसकी डायग्नोसिस करनी है, तो हम उसको देखेंगे कि उसकी बॉडी में कौन से अखलात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। तो जो अखलात बढ़ चुके हैं उसको हमें मुतदिल करना है और उसको कम करना है, और कौन से अखलात में जो है वो, यानी कौन से खिल्त में फसाद यानी गड़बड़ी पैदा हो गई है, ये भी हमें देखना होता है। तो इस बेसिस पर हम उस अखलात से रिलेटेड नुस्ख देंगे, यानी कंकोक्शन देंगे, ताकि आसानी से वो पक जाए, और फिर इस्तफराग के थ्रू हम उसको बाहर निकाल देंगे बॉडी से, और इस तरीके से हमारी बॉडी से इलाज हो जाएगा। अब आगे हम देखते हैं कि नज़रिया अखलात की जो बुनियाद है, यानी अखलात का जो नज़रिया है वो किसने, बुकरात ने डाली थी, और इसी ने अमराज की पैदाइश का सबब अखलात को बताया था। यानी इन्होंने बताया था कि जो अमराज पैदा होते हैं वो अखलात में गड़बड़ी की वजह से होते हैं, और नज़रिया अखलात की भी तालीम दी थी। तो मेनली हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो है हमारे अखलात जो हमारी बॉडी में है, खिल्त जो है, फ्लूइड जो है, वो उनमें जब गड़बड़ी आती है, या तो क्वांटिटी में या क्वालिटी में, किसी भी तरीके से अगर उनमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो बीमारी का सबब बनेगा, और अगर उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर देते हैं तो हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। बुकरात के नज़रिया अखलात को डॉक्टर जॉन टेटलर स्कॉटलैंडी ने किताब में लिखा है कि इस तरह से पेश किया है कि बदन इंसान ऐसी चीज़ों से मुरक्कब है, यानी ऐसी चीज़ों से हमारा जो इंसान का बॉडी है वो बना हुआ है, जो जामिद है यानी सॉलिड है, सयाल यानी लिक्विड या फ्लूइड आप इसे कह सकते हैं, और अरवा यानी गैशियस की तरह हवाई हैं। ऐसे अज्जा से मुरक्कब है जो घेरे हुए हैं, और ऐसे अज्जा से मुरक्कब है जो घिरे हुए हैं। यानी हम नॉर्मली ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि सॉलिड लिक्विड गैस, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जामिद चीज़ें, सयाल चीज़ें और अरवा गैशियस चीज़ें भी देखने को हमें मिलेंगी। और ये इनको हम दो तरीके से बांट सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं मेनली जो हमारी बॉडी में पाए जा रहे हैं। पहले एक ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम क्या कहेंगे, मुहित कहेंगे, और दूसरी चीज़ें जिनको हम मुहाता कहेंगे। अब इनमें फ़र्क क्या है, तो जो जामिद चीज़ें होंगी यानी जो सॉलिड चीज़ें होंगी उनको हम मुहित कहेंगे। ये क्या होंगी, ये चीज़ों को घेरे हुए होंगी, क्योंकि ये सॉलिड है, सख्त है, तो ये क्या है, ये लिक्विड को और गैसेस चीज़ों को घेरे हुए होंगी, यानी उनको घेर के रखेंगी, क्योंकि ये जामिद है, सॉलिड है, इन्हीं को मुहित कहेंगे। और दूसरी चीज़ें हैं मुहाता, इसमें क्या आएंगे, इसमें सयाल आने वाले हैं, यानी जो लिक्विड है, और इसी में अरवा आने वाले हैं, जो फ्लूइड है, वो जो गैस है, लिक्विड यानी सयाल, और गैस यानी अरवा, ये दोनों इसमें आने वाले मुहाता में। और ये क्या होंगी, ये ऐसी चीज़ें होंगी जो घिरी रहती हैं, यानी जो सॉलिड चीज़ें हैं वो लिक्विड को और गैस को घेर के रखेंगे। अब हम आगे ये भी चीज़ देखेंगे कि बुकरात ने सयाल रतूबत को 4 रंग की रतूबतों में तकसीम किया था, जैसा हम इसको पहले देख चुके हैं। इसको एक बार और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो 4 तरह की रतूबतों में, यानी जो रतूबत होंगी, जो अखलात से रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि 4 रंग के यानी 4 कलर में इसको डिवाइड किया जाएगा। वो क्या होगा, पहला दम, जो सुर्ख रतूबत होगी रेड कलर की, दूसरा बलगम सफ़ेद यानी वाइट, तीसरी सफ़रा जर्द यानी येलोइश कलर की होगी जो, और सौदा जो होगा वो स्याह यानी ब्लैक कलर का होगा। यानी हम 4 खिल्त देखेंगे और उसी से रिलेटेड 4 कलर देखेंगे। तो इन 4 रतूबतों की सही तरकीब और सही तनासुब सेहत पैदा करती है, और गैर सही तनासुब बेकायदा इंतशार बासे मर्ज होता है। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रतूबतें हैं, ये जो अखलात हैं, अगर ये बिल्कुल सही इनकी क्वालिटी एंड क्वान्टिटी दोनों अगर सही मिकदार में बिल्कुल सही है, तब हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में
सेहत होगी। लेकिन इन केस अगर क्वालिटी और या फिर क्वांटिटी किसी में भी या दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होने वाला है, फिर हमें मर्ज होने वाला है, हमें बीमारी होने वाली है। अब है खिल्त की तारीफ़, यानी हम डिफ़ाइन करेंगे कि खिल्त को किस तरीके से क्या डेफिनेशन बनेगी, किस तरीके से हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो खिल्त की तारीफ़ शेख रईस के उस्ताद अबू सैल मसीह ने इस तरह की है। खिल्त वो मादा रतब सयाल है, यानी ये लिक्विड चीज़ है या फ्लूइड है जो ऐसे बर्तनों में बंद है। वो बर्तन कौन से, उरूक व तजावीफ़ हैं, यानी वेसल्स एंड कैविटीज़। यानी ऐसे बर्तनों में बंद है वो बर्तन कौन है, वेसल्स एंड कैविटीज़ हैं जो बह जाने से बाज आते हैं, यानी इनकी वजह से ये फ्लूइड बहते नहीं है। तो मेनली हम ये देखेंगे कि खिल्त वो क्या है, वो लिक्विड है जो ऐसे बर्तनों में बंद है जिनकी वजह से ये बह जाने से बाज रखते हैं, यानी बहते नहीं हैं। तो अबू सैल मसीह ने रतूबत जो होती हैं यानी अखलात जो होते हैं उनको महल के हिसाब से यानी लोकेशन के हिसाब से 3 अक़साम में यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो होगा उसको कहेंगे रतूबत उरूकिया। तो ये वो रतूबत है जो उरूक के अंदर पाई जाएगी, तो इसको हम नाम से देख सकते हैं रतूबत उरूकिया, यानी जो वेसल्स के अंदर पाई जाती है वो अखलात, यानी ये वो रतूबत होगी जो क्या होगी, वेसल्स के अंदर पाई जाएगी। सेकंड हम देख रहे हैं रतूबत तजावीफ़ या फिर रतूबत तलिया। तजावीफ़ का मतलब जो होते हैं यानी जो होते हैं वो कैविटीज़ होते हैं, तो इनको हम रतूबत तलिया भी कहते हैं। तो ये वो रतूबत है जो उरूक से यानी उरूक शारिया से यानी कैपिलरीज जो होते हैं उनसे मुतरशा होती हैं यानी परकोलेट होते हैं और आज़ा के खलाओं में पाए जाते हैं, यानी आज़ा के जो स्पेसेस होते हैं उनमें पाए जाएंगे। यानी इसको इजी लैंग्वेज में आप ये समझ सकते हैं कि जो स्पेसेस हैं जो कैविटीज़ हैं उनमें पाई जाती हैं, कैपिलरीज से परकोलेट होकर ये जाएंगी। तो परकोलेशन आप बिल्कुल ड्रिपिंग की तरह समझ सकते हैं, जैसे हम वर्ड ड्रिपिंग का यूज़ करते हैं, यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप थोड़ा थोड़ा करके निकलना, उसी तरीके से मुतरशा होकर यानी परकोलेट होकर ये खलाओं में पाए जाएंगे, यानी जो स्पेसेस होते हैं उनमें पाए जाएंगे। तो इसी को हम रतूबत तजावीफ़ या फिर रतूबत तलिया कहेंगे। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। थर्ड जो है वो है रतूबत उस्तखुसिया, रतूबत जौहरिया या उनसुरिया या फिर इसको रतूबत गरीज़िया कहते हैं। तो ये वो रतूबत है जो खलियात यानी जो सेल्स होते हैं के बातिन में यानी उसके अंदर इनसाइड पाए जाते हैं। ये रतूबत अखलात में शामिल नहीं होते। तो ये हमें थर्ड पॉइंट में ये ध्यान में रखना होगा कि ये अखलात में शामिल नहीं होते। तो ये इनका मेन काम क्या होता है, ये आज़ा के अफ़ाल से वाबस्ता होते हैं, यानी ये जो रिलेटेड हैं ये इनके फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। दीज आर रिलेटेड टू फंक्शंस ऑफ ऑर्गन, जो ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं कि खिल्त की तारीफ ये होगी, खिल्त वो मादा रतब सैल होगा, वो लिक्विड या फ्लूइड होगा जो ऐसे बर्तनों में बंद है जो जिसको हम जैसे रूक और वेसल्स यानी वेसल्स या कैविटीज़ हैं और जो बह जाने से बाज रखते हैं। तो ये हमें डेफिनेशन वैसे इसी टाइप से याद होनी चाहिए, ऐसी सेम टू सेम हमें लिखनी होगी, बस हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि मतलब क्या है। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर लोकेशन के हिसाब से देखें तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रतूबत उरूकिया, जैसा नाम से पता चल रहा है वो रतूबत जो उरूक में यानी वेसल्स के अंदर होगी। सेकंड जो होगी वो होगी रतूबत तजावीफ़ या फिर रतूबत तलिया जिसको कहते हैं, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। ये क्या होगा, ये आज़ा के जो खलाएँ हैं जो स्पेस है उनमें पाया जाएगा, इसी वजह से इनको रतूबत तजावीफ़ भी कहते हैं। और थर्ड जो होगी वो रतूबत उस्तखुसिया जिसको हम रतूबत जौहरिया, उनसुरिया या फिर रतूबत गरीज़िया कहते हैं। इनके ये जो हैं अखलात में शामिल नहीं होते और ये जो हैं ये रिलेटेड होते हैं आज़ा के फंक्शन से यानी फैकल्टीज से ये रिलेटेड होते हैं।